Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about recursion. Recursion is a very important topic in whichever language you are studying recursion. It's really important कि आप recursion को बहुत ही अच्छे से समझो और recursion पढ़ने से पहले there is one topic जिसके बारे में आपको काफ़ी अच्छी knowledge होनी चाहिए and that topic is function. आपको फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, उनका पूरा का पूरा किस तरीके से फ्लो रहता है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिकर्जन। बेसिकली रिकर्जन हम तब बोलते हैं जब कोई एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल लगा रहा होता है। दैट इज व्हेन अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है। अब व्हाट हैपेंस इज कि जो काम हम लूप से कर सकते हैं वही काम हम रिकर्जन से भी कर सकते हैं। तो फिर हम लूप से कर सकते हैं तो फिर रिकर्जन की ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत रिकर्जन की इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है ना कि जो रिकर्जन है ये हमको एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लेकर देता है। ऑप्टिमाइज्ड कोड क्या होता है, एक ऐसा कोड जो कि या तो कम टाइम यूज कर रहा है या फिर कम रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। रिसोर्सेज इन द सेंस या तो कम टाइम यूज हो रहा है या फिर हमारी जो स्पेस है, ये दोनों चीज़ें हम कम यूज़ कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में एंड वो स्पेस भी कम ले रहा है। एक तरफ हो सकता है कि वी हैव टू मेक 4 वेरिएबल्स, लेकिन एक तरफ हो सकता है कि हमको सिर्फ एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा है और उसके अंदर हमारा काम हो रहा है। सो वन वेरिएबल जहाँ पर हमको बनाना पड़ रहा है वहाँ पर हमारी स्पेस एफिशिएंटली यूज हो रही है। सो अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट्स से कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है 5 to 1 नंबर्स। मुझे किस तरीके से प्रिंट करना है, 5 4 3 2 1, कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर नंबर्स को प्रिंट करना है। अब अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिखूँ जिसमें मैं 5 को प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो किस तरीके का हो सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफ विच इज़ आवर कीवर्ड। उसके बाद हमने एक शो नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम एन नाम का एक पैरामीटर पास करेंगे विद फॉलोड बाय कॉलन। ठीक है, इसके अंदर हमने एन की जो भी वैल्यू है वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दी एंड शो हमने फंक्शन कॉल करा फॉर द वैल्यू 5। अब क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी एंड ये वैल्यू यहाँ पर आके हमारे पास आउटपुट के अंदर यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो सिर्फ एक ही बार होगा, मुझे तो 4 भी प्रिंट करवाना है, 3 भी प्रिंट करवाना है, क्योंकि सबके लिए हमें 5 अलग अलग फंक्शंस बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं होगा, सारा का सारा काम हम एक ही फंक्शन से कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट रिकर्जन। तो बेसिकली हमको करना क्या होगा उसको मैं एक अभी आपको यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको ड्राफ्ट दिखा रही हूँ। हम इसको कोड भी करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हम डेफ नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, शो एन नाम का फंक्शन बनाएंगे एंड यहाँ पर अभी हमने कुछ कंडीशन लिख रखी है, इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ पर अब ये वाली कुछ एक ऐसी लाइन है जो कि पहले वाले कोड से थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने शो फंक्शन को कॉल तो करा है लेकिन इस बार हमने एन के लिए नहीं, इस बार हमने n-1 के लिए कॉल करा है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, जब हमने सबसे पहले शो फंक्शन को कॉल करा फॉर द वैल्यू 5, तो 5 वैल्यू जो है 5 सबसे पहले यहाँ पर गया। यहाँ पर इसने क्या करा, इसने कंडीशन चेक करी बेसिकली। अब ये कंडीशन हमने यहीं पर क्यों लिखी है, इसका क्या सेंस बना रहे हैं यहाँ पर, उसको भी हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा क्या 5 इज इक्वल्स टू 0 है। 5 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये वाला सेक्शन तो रन नहीं करेगा। यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर 5 को प्रिंट करवा देंगे। इस लाइन पे आएंगे तो ये लाइन क्या करेगी, शो n-1, दैट मीन्स शो n की जो वैल्यू दैट इज 5-1, तो ये क्या बन जाएगा, शो ऑफ 4। ये इसको कॉल लगाएगा। अब जब ये फंक्शन इसको कॉल लगाएगा तो हम इस लाइन से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। क्या 4 की वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर आएंगे 4 को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, फिर दोबारा से शो n-1 के लिए यहाँ पर प्रिंट होगा। अब इस बार क्या होगा, ये प्रिंट होगा शो 4-1 दैट वुड बी 3, तो मतलब शो ऑफ 3 इस बार हम प्रिंट कर रहे होंगे। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अब कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर आएगी हमारे पास 3 वैल्यू। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो वैल्यू है वो 1 तक नहीं हो जाती। अब जैसे ही हमने शो फॉर 0 कॉल करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा दिया, तो जब हम शो ऑफ 1-1 दैट इज शो ऑफ 0 को यहाँ पर कॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न। अब इसको हम एक बार थोड़ा सा कोड के अंदर विजुअलाइज कर देखते हैं।
एंड एक अच्छे से इसका ड्राई रन भी समझते हैं। सबसे पहले एक डेफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं अपना शो फंक्शन, इसके अंदर हम n पैरामीटर को पास करेंगे फॉलोड बाय कॉलन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन लिख रहे हैं। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन होती है हमारी बेस कंडीशन, इसको हम यहाँ पर बेस केस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न एंड इन द नेक्स्ट लाइन यहाँ पर हम अपना n की जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे एंड इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, शो फंक्शन को ही दोबारा से कॉल करेंगे। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि मैं अभी इस फंक्शन के अंदर ही हूँ, यहाँ पर हम एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन को फॉलो करें, प्रॉपर स्पेसिंग को फॉलो कर रहे हैं एंड अभी जो भी हम लिख रहे हैं वो हम फंक्शन के अंदर ही लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n-1। ठीक है, यहाँ से इस फंक्शन को हमने कॉल किया, फंक्शन के बाहर आएंगे, फंक्शन के बाहर आकर हम अपने शो फंक्शन को यहाँ पर कॉल कराएंगे फॉर द वैल्यू 5। ठीक है, इसको एक बार रन कर देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ। सो यस, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 5 4 3 2 1। किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 के लिए कॉल करा, 5 की वैल्यू यहाँ पर गई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज फॉल्स इन दिस केस, तो यहाँ पर हमने 5 को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है इतना। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर इसने करा शो n-1, n की वैल्यू जो पहले थी 5, उसमें से मैंने क्या करा 1 को रिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं शो ऑफ 4 कॉल कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ उसी वैल्यू के लिए मैं अपने फंक्शन को कॉल लगा रही हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, शो ऑफ 4 यहाँ से कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर वापस से 4 ही वैल्यू जाएगी क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट यहीं पर आ गए, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को ये कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ पर आएंगे हम 4 यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रिंट हो गया। अगेन यहाँ पर आएंगे, अब n की जो अपडेटेड वैल्यू है जो कि हमारी 4, सबसे पहले हमारी वैल्यू थी 5, जब हमने यहाँ पर n-1 करा तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4, हमने वापस से n-1 करा तो हमारी जो वैल्यू है वो हो गई 3। ठीक है, तो शो ऑफ 3 हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रिंट होकर आ जाएगा। शो ऑफ n-1 दैट इज शो की वैल्यू क्या थी, अभी 3 थी, 3 में से 1 माइनस करेंगे इट वुड बी 2, तो मतलब शो ऑफ 2 अब हम कॉल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम n-1 कर देंगे, तो अब हमारे पास ये वैल्यू 2 के लिए कॉल हो रही है। ठीक है, अगेन हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रिंट कर देंगे 2, देन शो ऑफ 1 कॉल होगा, 2 - 1 करेंगे तो शो ऑफ 1 विल बी कॉल्ड। यहाँ पर शो ऑफ 1 यहाँ पर पैरामीटर एज अ पैरामीटर वुड बी पास ओवर हियर। यहाँ पर हमारी कंडीशन वापस से फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर 1 प्रिंट करवा देंगे, 1 प्रिंट हो गया। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, शो ऑफ 1 - 1 दैट वुड बी शो ऑफ 0। अब क्या होता है ना कि हमको अपने कोड के अंदर एक ऐसी कंडीशन या फिर एक ऐसा केस लिखना पड़ता है जहां पर जाकर मेरा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए। जैसे हम लूप्स के अंदर क्या करते थे, हमें एक स्टॉपिंग कंडीशन को इंक्लूड करना होता था। स्टॉपिंग कंडीशन हम इंक्लूड क्यों करते हैं, ताकि हमको एक इनफाइनाइट लूप नहीं मिल रहा हो एंड एक पर्टिकुलर केस पे जाकर हमारी कंडीशन, हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाए, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बस वही कंडीशन का काम करता है हमारा ये इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाए मुझे वैसे ही स्टॉप कर देना है। स्टॉप के लिए अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम रिटर्न लिख रहे हैं। अब यहाँ पर रिटर्न लिखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली कंट्रोल को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दी हूँ बेस केस बेसिकली होता क्या है। बेस केस क्या डिसाइड करते हैं कि whether a function should stop its execution or not। अगर कोई भी हमने ऐसा कोड लिखा है फॉर रिकर्जन जिसमें हमने बेस केस इंक्लूड ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारा फंक्शन स्टॉप हो जाए। लेट्स से कि अगर हम सेम फंक्शन, अभी यही वाला फंक्शन हम लिख रहे होते एंड इफ कंडीशन को हम अभी कॉमेंट आउट कर देते हैं, अगर सेम कंडीशन हम ऐसे के लिए ही लिख रहे होते तो ये क्या करता है, ये कोड बस रन करता रहता, ये कभी स्टॉप ही नहीं होता रन। तो ये क्या केस बन जाता है, ये एक इनफाइनाइट लूप का केस बन जाता है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको अपने सिस्टम पे रन करो, बिकॉज इससे क्या हो सकता है कि आपके सिस्टम की जितनी भी मेमोरी है वो ऑक्यूपाई हो सकती है, सिस्टम हैंग हो सकता है, शट डाउन हो सकता है। सो प्लीज ट्राई एट योर ओन रिस्क, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी इसको ट्राई करना। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं कि अब हमारी जो कॉल स्टैक है वो किस तरीके से काम कर रही है। कॉल स्टैक क्या हो रही है यहाँ पर, कॉल स्टैक मतलब कि हमारे फंक्शंस जो हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं।
अब जिस फंक्शन की अभी अभी हमने बात करी उसके अंदर हम एज सच कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझते हैं. Basically, what happens is whenever we are executing a function in any programming language, call stack is created in our memory. जब भी हम अपने फंक्शंस को कॉल करते हैं एक के बाद एक, जैसे ये हमारे पास वन फंक्शन कॉल हुआ, आपको एग्जांपल से बता देती हूँ. जैसे हमने शो ऑफ 5 कॉल करा, तो शो ऑफ 5 के लिए हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ, शो ऑफ 4 के लिए हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ, शो ऑफ 3 के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ, 2 के लिए ये फंक्शन, 1 के लिए ये फंक्शन, 0 के लिए ये फंक्शन कॉल तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये फंक्शन रुक गया. क्यों रुक गया? क्योंकि इसने बेस केस को हिट कर दिया, इसने उस कंडीशन को हिट कर दिया कि नहीं अब मुझे इसके आगे नहीं जाना है. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी जो ये कंडीशन हमने लिख रखी है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. लेट्स से कि मुझे 0 भी प्रिंट करवाना है, तो मैं बोल दूंगी कि जैसे ही n की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल हो जाए वैसे ही मुझे क्या करना है, कोड को स्टॉप कर देना है. तो अब यहाँ पर हमारे पास 5 से ले तक 0 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई. अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे बेस केस करना है कि जब तक n की वैल्यू -10 नहीं हो जाए तब तक ये प्रिंट होता रहे, तो ये -9 तक भी प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारी बेस केस क्या होगी, हमारी कंडीशन क्या होगी, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कितनी बार रन करने वाला है. अब कॉल स्टैक हमारी मेमोरी के अंदर किस तरीके से क्रिएट होती है उसका हम थोड़ा सा यहाँ पर एक डेमो देख लेते हैं. ये हम समझ लेते हैं कि ये कंटेनर है जो कि हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहली लेयर है. इसमें क्या हुआ, जब हमारी n की वैल्यू 5 थी, जब हमारी n की वैल्यू 5 थी, दैट इज जब हमारे शो की वैल्यू हमने 5 के लिए कॉल करा, तो हमारे पास ये एक लेयर बनी. इसके अंदर अब जितने भी फंक्शंस हमने और बना रखे हैं, अगर हमने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना रखा है तो उस केस में यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं. जो भी फंक्शन हमने वेरिएबल्स बना रखे हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर कॉल स्टैक के अंदर, इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर यहाँ पर क्रिएट होंगे एंड वही यहाँ पर कॉल हो रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने शो ऑफ 5 के लिए कॉल करा, 5 यहाँ पर प्रिंट हो गया. अब क्या हुआ, जब हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हमने शो ऑफ n-1 कॉल करा, दैट इज शो ऑफ 4 के लिए हमने कॉल करा. तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर ही एक और हमने यहाँ पर लेयर बना दी विद द नेम शो ऑफ 4 एंड इस जगह पे हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या है, 4. अब शो ऑफ 4 के लिए भी जो भी फंक्शंस है, जो भी वेरिएबल्स है वो सारे के सारे यहाँ पर क्रिएट हो रहे होंगे. देन हमने क्या करा, शो ऑफ 4 ने जब वापस से कॉल लगाई तो शो ऑफ n-1 दोबारा से कॉल हो गया. इस बार क्या हुआ, शो ऑफ 3 यहाँ पर आ चुका है. तो शो ऑफ 3 के लिए हमारी जो n की वैल्यू है वो हो चुकी है 3. यहाँ पर जो भी फंक्शन है, वेरिएबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे. सिमिलरली हमने शो ऑफ 2 के लिए कॉल करा, देन हमने शो ऑफ 1 के लिए कॉल करा. इनकी जो भी लेयर्स हैं वो यहाँ पर बनती चली गई, एक के ऊपर एक यहाँ पर क्या हो रहा है, लेयर्स बनती जा रही हैं एंड इनके जो भी फंक्शन एंड वेरिएबल्स है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर होते जा रहे हैं. यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या है, 2 है एंड यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 1 है. अब बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हमने शो ऑफ 0 को कॉल लगाया विच इज आवर बेस केस, हमारी ये क्या है, बेस केस है, ये वो कंडीशन है, स्टॉपिंग कंडीशन है जहाँ पर हमको रुक जाना है, हमको फंक्शन को बता देना है कि बस अब इससे आगे नहीं जाना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फंक्शन तो हुआ, फंक्शन जो भी है, वेरिएबल्स जो भी है वो क्रिएट तो हुए लेकिन वो रन नहीं हो पाए. रन क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी जो एक कंडीशन हमने लिख रखी थी कि जैसे ही n की वैल्यू 0 हिट हो जाए, जैसे ही n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे कर देना है रिटर्न. मुझे अपना कंट्रोल किसको रिटर्न करना है, हम यहाँ पे कोई वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं रहे हैं, हम अपना कंट्रोल रिटर्न कर रहे हैं. किसको रिटर्न कर रहे हैं, वो रिटर्न कर रहे हैं हम अपने शो ऑफ 1 फंक्शन को, जहां से हम आए हैं उसको हम अपना कंट्रोल रिटर्न कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर अपना कंट्रोल रिटर्न कर देंगे. अब जैसे ही यहाँ पर शो ऑफ 0 ने अपना कंट्रोल शो ऑफ 1 को रिटर्न करा, वैसे ही ये पर्टिकुलर लेयर डिस्ट्रॉय हो चुकी है. इसमें जो भी फंक्शंस बने, जो भी वेरिएबल्स बने, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है. अब शो ऑफ 1 भी कॉल हो चुका है. अब इसने क्या करा, इसने भी अपना कंट्रोल किसको पास कर दिया, शो ऑफ 2 को पास कर दिया. तो इससे क्या हुआ, ये भी लेयर हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. n=1 वाली लेयर भी खत्म हो गई है. शो ऑफ 1 फंक्शन भी कॉल हो चुका है. तो ये अपना फंक्शन, ये अपना कंट्रोल किसको रिटर्न करेगा, शो ऑफ 3 को रिटर्न करेगा. सिमिलरली ये हमारी n=2 भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है,
शो ऑफ 3 शो ऑफ 4 को अपना कंट्रोल रिटर्न करेगी, सिमिलरली ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, n इज टू 3 भी डिस्ट्रॉय हो गया। शो ऑफ 4 किसको रिटर्न करेगा, शो ऑफ 5 को रिटर्न कर देगा। तो हमारी ये जो शो ऑफ 4 के जितने भी फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड ऐसे करते करते हमारे पास जो शो ऑफ 5 है ये भी खत्म हो जाता है। एंड एट द लास्ट व्हाट हैपेंस इज कि हमारी जितनी भी लेयर्स हमने बना रखी होती है सारी की सारी खाली हो जाती है एंड हमारी मेमोरी एम्प्टी हो जाती है। तो बेसिकली ये स्टेप कब तक फॉलो होता रहता है, जब तक हमारा पूरा का पूरा कॉल स्टैक जो है वो खाली नहीं हो जाता है, एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको इस पूरे के पूरे कॉल स्टैक अभी अभी जो मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर इसको दोबारा से समझ लेना है। अभी हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। फैक्टोरियल आई होप सो कि अभी तक आपको याद हो गया होगा कि क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करके बता देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है, लेट्स से कि आई हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 0 फैक्टोरियल लिखने का वैसे कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि हम 1 फैक्टोरियल तक ही इसको कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 4 फैक्टोरियल के लिए लिखूँ, इट वुड बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही ये चलता रहेगा। मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे n फैक्टोरियल के लिए लिखना है। n फैक्टोरियल के लिए मैं अगर लिखूं तो वो किस तरीके से हो सकता है, हम स्टार्ट करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे n-1 मल्टीप्लाइड बाय n तक जाना है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने बस यहाँ पर जो हमने लिख रखा है उसका बस यहाँ पर एक रिवर्स में इसको मैंने यहाँ पर डिपिक्ट करा है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, n मल्टीप्लाइड बाय n-1 मल्टीप्लाइड बाय n-2 एंड सो ऑन टिल 1, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते ही रहना है, ठीक है। इट वुड मेक अ सेंस। अब अगर यहाँ से हम एक फॉर्मूला को डिराइव करना चाहें तो वो किस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल ले लूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ, तो क्या ये फॉर्मूला बनकर हमारे पास यहाँ पर आ सकता है क्या। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज है मैं उसको n-1 फैक्टोरियल के अंदर कैटेगराइज यहाँ पर कर सकती हूँ। n-1 मतलब कि अब इसके आगे जो भी वैल्यूज होंगी वो इससे छोटी ही आएंगी, इसके बाद n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा, तो मतलब वो जो भी वैल्यूज है वो n-1 से तो छोटी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एट द लास्ट इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर आ गया है। अब पूरे के पूरे फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट में हमको दो चीज़ें का ध्यान रखना है। वो दो चीज़ें क्या है कि जब भी हम 1 फैक्टोरियल करते हैं तो उसका आंसर भी हमको 1 मिलता है, 0 फैक्टोरियल करते हैं तो उसका भी आंसर हमको यहाँ पर 1 ही मिलता है। यहाँ पर मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू विजुअलाइज करके बताऊँ तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं 5 फैक्टोरियल का। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का छोटा वर्जन यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। ये हमारे पास 5 क्या है, एक बड़ी वैल्यू है, इसका छोटा वर्जन क्या होगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। 4 फैक्टोरियल को जब यहाँ पर हम ओपन करेंगे, इट वुड बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 से तो हम मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल की यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ गई। सेम अगर आप यहाँ पर 4 फैक्टोरियल के साथ करना चाहो तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, n-1, दैट मीन्स 4 है n की जगह पे, तो 4-1 करेंगे, इट वुड बी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमारे पास सेम ही यहाँ पर आउटपुट निकल कर आ रहा होगा। अब अगर इसको हमको थोड़ा सा फंक्शन के रिस्पेक्टिव में एनालाइज करना हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पर अगर हमको फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम n नाम का एक पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे। एंड इसके लिए क्या करेंगे, हम बार बार क्या कर सकते हैं, फैक्ट n-1 के लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे। उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे जो भी n की वैल्यू है उसको कर देना है मल्टीप्लाई। उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो भी n वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है या फिर हमने फिक्स करी है उसका मेरे पास यहाँ पर फैक्टोरियल निकल कर आ जाएगा। अब अगर मैं n-1 फैक्टोरियल की यहाँ पर बात करूँ तो फैक्ट ऑफ n-1 जब भी यहाँ पर कॉल स्टैक के अंदर कॉल होगा, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, फैक्ट ऑफ n-2
मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस वन, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली फैक्ट ऑफ n माइनस टू जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट ऑफ n माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ n माइनस टू यहाँ पर कॉल हो रहा होगा। और ये कहाँ तक कॉल होता रहेगा, जब तक हमारी बेस केस नहीं आ जाता। बेस केस जैसे ही आ गया वैसे ही हमारे पास जो भी हमने रन करा है वो सब रुक जाएगा एंड हमारा कॉल स्टैक अल्टीमेटली एट द लास्ट जब सब कुछ काम हो चुका होगा, जब सारे के सारे टास्क परफॉर्म हो जाएंगे तो एम्प्टी हो जाएगा। इसको अब हम कोड भी कर देख लेते हैं। लेट्स कमेंट आउट। यस, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेफ एंड फैक्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम n नाम का पैरामीटर पास करें। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखनी पड़ेगी अपनी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन मैंने अभी आपको बताई क्या है कि जब भी हमारे पास 1 फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। 0 फैक्टोरियल हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 होगी। इसका मतलब क्या है, क्या मुझे 0 तक जाने की जरूरत है? ठीक है, हम 0 तक जा सकते हैं, लेकिन अगर 1 भी आ गया तो मैं वहीं पर रुकने की कोशिश करूंगी, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे ही n की वैल्यू या तो 1 हो जाए या फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो मुझे क्या कर देना है, मुझे करना है रिटर्न 1। अब यहाँ पर हम 1 को क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है एंड 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है। सो इन केस अगर यूजर ने 1 एंटर करा या फिर यूजर ने 0 एंटर करा तो मैं डायरेक्टली 1 को रिटर्न कर सकती हूँ। वहां पर हम क्योंकि कोई भी कंट्रोल को रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हमने करवा दिया। अब यहाँ पर हमको एक और रिटर्न लिखना पड़ेगा। रिटर्न क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी प्रिंट फंक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर हम करवा सकते हैं, रिटर्न कर देंगे फैक्ट ऑफ, किसको कॉल कर लगाएंगे, इसको यहाँ पर हम n-1 के लिए कॉल लगाएंगे जिसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n के साथ। तो यहाँ पर हमने वही लिखा जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा, दैट इज फैक्ट ऑफ n इज इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाय n। फैक्ट ऑफ n से जो छोटी वैल्यू है, एक छोटी वैल्यू दैट इज n-1 होगी, उसमें मुझे क्या करना है, अपने n को ही मल्टीप्लाई कर यहाँ पर दे देना है। फंक्शन से बाहर आ चुके हैं, फंक्शन से बाहर आकर अब प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही अपने फैक्ट फंक्शन को यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। लेट्स से फॉर 5 के लिए हमने अपने फैक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट इज 120। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं वैसे तो। सो लेट्स से कि यहाँ पर हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इंटीजर में लेंगे इनपुट एंटर योर नंबर, ओके। एंड यहाँ से जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमको प्रिंट फंक्शन में फैक्ट के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर इसको रन करवाते हैं एंड लेट्स एंटर द वैल्यू 5। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 120 आ रहा है। दोबारा से एक बार रन करते हैं फॉर अ डिफरेंट वैल्यू, लेट्स से 4। तो यहाँ पर हमारे पास 24 रिटर्न होकर आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिटर्न तो होकर आ गई वैल्यूज, लेकिन ये फंक्शन बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले तो हमने लेट्स से कि हमारी जो वैल्यू है जिसके लिए हमको कैलकुलेट करना है दैट इज, सबसे पहले यहाँ पर हमने फैक्ट ऑफ 5 यहाँ पर कॉल लगाया। अब जैसे ही हमने फैक्टोरियल ऑफ 5 को यहाँ पर लगाया कॉल, यहाँ पर हमारे पास 5 दिया, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमने क्या रिटर्न करा, हमने अभी तक फैक्ट ऑफ 5 को यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया है। हमने क्या करा है, फैक्ट ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाय n को यहाँ पर कॉल करवाया है। फैक्ट ऑफ n-1 मतलब हमने यहाँ पर कॉल करवाया है फैक्ट ऑफ 4 को। ठीक है, फैक्ट ऑफ 4 को यहाँ पर हमने कॉल करवाया, उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्ट ऑफ 4 को जब हमने यहाँ पर कॉल करा तो ये ऊपर गया, यहाँ पर 4 की वैल्यू है, इफ कंडीशन इज फॉल्स। हम वापस यहाँ पर फैक्ट ऑफ n-1 वापस से कॉल हुआ, बट इस बार n की जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुकी है टू 4। नाउ इट विल कॉल फॉर n-1 दैट इज 4-1, इट विल कॉल फॉर फैक्ट ऑफ 3। फैक्ट ऑफ 3 के लिए इसने कॉल करा, वापस से ऊपर गया, फैक्ट ऑफ 3 के लिए कॉल हुआ, इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। फैक्ट ऑफ n-1 के लिए दोबारा से ये रिटर्न कर आया। तो इस बार इसने किसके लिए कॉल करा, फैक्ट ऑफ
3 माइनस 1 इट वुड बी फैक्ट ऑफ 2 के लिए इस बार इसने कॉल लगाई है यहाँ पर। उसके बाद ये वापस से ऊपर गया, वापस से ऊपर गया, यहाँ पर हमारी ये कंडीशन वापस से फॉल्स हो जाएगी। फैक्ट ऑफ n माइनस 1, 2 माइनस 1 फैक्ट ऑफ 1 के लिए यहाँ पर इसने कॉल लगाया। अब जब हम फैक्ट ऑफ 1 के लिए ऊपर गए, अब इसने क्या करा, यहाँ पर इसने कंडीशन चेक करी, क्या n की वैल्यू 1 है। यस, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर n की वैल्यू हो सकती है 1 है, तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करवा देगा, 1 को रिटर्न करवा देगा। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर फैक्ट ऑफ 0 तक रन कर जाए। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि दोनों ही केसेस में हमने यहाँ पर, दोनों ही केसेस के लिए हमारी जो बेस कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। इन दोनों ही केसेस पे बेसिकली हम बेस कंडीशन को हिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, फैक्ट ऑफ 2 तक यहाँ पर जा रहे होंगे। एंड इसके बाद जो भी है फैक्ट ऑफ 0 क्या करेगा, फैक्ट ऑफ 1 क्या करेगा, बेसिकली ये जो भी वैल्यू इसने कैलकुलेट करी है वो इसको रिटर्न कर देगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू जस्ट वन थिंग मोर, कि यहाँ पर जो हम n को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई होगा कब, क्या ये हर बार मल्टीप्लाई होता रहेगा, नहीं, ये हर बार मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये तब मल्टीप्लाई होगा जब हमारे पास जो फैक्ट ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू है वो फुल्ली यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुकी होगी। मतलब क्या है, फैक्ट ऑफ n माइनस 1, n की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारे पास, n की ओरिजिनल वैल्यू वॉज 5, तो मतलब जब हमारे पास 5 माइनस 1 दैट इज फैक्ट ऑफ 4, यहाँ तक जब पूरा का पूरा कंट्रोल ये पास कर करके यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ चुकी होगी, एंड तब हमारे पास यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा, एंड तब हमको जो आंसर है वो यहाँ पर हमको 120 मिल रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। तो यहाँ पर हमको बहुत ही छोटा सा चेंज करना होता है, इसको मैं यहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। यस, तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब हमको फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करना, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। तो सम के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसी में यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, फैक्ट की जगह पे हम इसको कर सकते हैं सम। तो यहाँ पर हम सम को लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या हमारी बेस कंडीशन सही है, नहीं, हमारी बेस कंडीशन यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर हम सम के अंदर कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है, अगर हमारे पास वैल्यू 15 है, अगर उसके अंदर हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू वहाँ पर चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम 1 को एज अ बेस कंडीशन इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमारी बेस कंडीशन होगी दैट वुड बी n इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास वैल्यू अगर यूजर ने एंटर कर दी है तो हमको सिंपली 0 रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। लेट्स से कि अगर हमारे पास जो सम कैलकुलेट होकर आ रहा है दैट इज 15 के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो मेरे सम को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वही रहेगी। तो इसलिए हमारी जो बेस कंडीशन क्या है कि जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाए वैसे ही मुझे रुक जाना है, मुझे उसके आगे नहीं जाना है। इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रन करवा कर देखते हैं। लेट्स से कि मुझे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का प्रिंट करना है सम, तो यहाँ पर हमारे पास जो सम प्रिंट होकर आया दैट इज 55। नाउ आई वुड से कि ये जो सम वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने करा है इसको आप एक बार खुद से ड्राई रन करके ज़रूर देखना है। फैक्टोरियल का जिस तरीके से हमने ड्राई रन करा बिल्कुल वैसे ही आपको सम वाले फंक्शन का ड्राई रन करके देखना है। इसका ड्राई रन आपके लिए होमवर्क है। एंड डू लेट मी नो अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कोई भी डिफिकल्टी, छोटी से छोटी भी दिक्कत अगर आती है, डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। ओके, सो लेट्स से कि हमको यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर देते कमेंट आउट। ओके, नाउ लेट्स से कि यहाँ पर हमको कोई लिस्ट दे रखी है। लिस्ट हमारे पास हो सकती है, लेट्स से यहाँ पर हम कोई एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली है जिसका नाम हमने यहाँ पर ले रखा है फ्रूट्स। नाउ इसके ऊपर हम एक फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन का नेम हम ले लेते हैं प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिस्ट यहाँ पर हमने एक फंक्शन का नेम ले लिया है। नाउ बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 टाइप्स के पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी लिस्ट को पास करेंगे जिसका नाम है फ्रूट्स।
फ्रूट्स को यहाँ पर पास करेंगे। सेकेंडली हम किसको पास करने वाले हैं, सेकेंडली हम एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसकी स्टार्ट हम करने वाले हैं बाय डिफॉल्ट 0 से। ना बेसिकली यहाँ पर हमने जो 0 से इसको इनिशियलाइज करा है इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करा है। अब हमारी यहाँ पर हमने इंडेक्स को क्यों कंसिडर करा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में और आना भी चाहिए कि हमने यहाँ पर इंडेक्स को कंसिडर ही क्यों करा। यहाँ पर हमारी जो स्टॉपिंग कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि बेसिकली हमने यहाँ पर इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज करा है। कहाँ तक इंडेक्स की वैल्यू जानी चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू वहां तक जानी चाहिए जहां पर मेरी लिस्ट खत्म हो जाती है, मतलब हमारी जो लिस्ट की लेंथ है वहां तक हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू जानी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इफ इंडेक्स की वैल्यू जो है वो जब भी मेरी लिस्ट की लेंथ के इक्वल हो जाए, जब भी फ्रूट्स की जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ के इक्वल हो जाए, वैसे ही मुझे क्या कर देना है, रिटर्न करवाना है। ठीक है, रिटर्न कर देना है। एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी हमारे फ्रूट्स हैं उसका इंडेक्स प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो। सेकेंडली हमको क्या करना पड़ेगा, बार बार अब यहाँ पर हमने स्टार्ट तो कर दिया इंडेक्स ऑफ 0 से, तो यहाँ पर जब मैंने एप्पल को प्रिंट करवा दिया तो उसके बाद मुझे मैंगो पे भी तो जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट करने से पहले हमको यहाँ पर ये नहीं भूलना है कि हमको अपने प्रिंट लिस्ट को कॉल भी तो लगानी है। तो यहाँ पर हम कॉल लगा लेंगे अपने प्रिंट लिस्ट वाले फंक्शन को। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारे पास फ्रूट्स एंड सेकेंड पैरामीटर वुड बी इंडेक्स प्लस 1 वुड बी प्रिंटेड ओवर हियर, वुड बी कॉल्ड ओवर हियर इन फैक्ट। यहाँ पर इसको रन करवाते हैं। ओके, यहाँ पर हमने फ्रूट्स को तो कॉल ही नहीं लगाया, प्रिंट लिस्ट, और यहाँ पर फ्रूट्स को कॉल लगाएंगे। ठीक है, अब इसको एक बार कॉल करवा के देखते हैं। यस, तो इस केस में क्या हुआ, हमारे जितने भी फ्रूट्स है एप्पल, मैंगो, पपाया, गुआवा, लीची, वो सारे के सारे एक स्टैक के अंदर यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गए हैं। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि ये हमारे पास 0th इंडेक्स की वैल्यू है। सबसे पहले हमने फ्रूट्स नाम की जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पर पास करी, वो यहाँ पर गई। इंडेक्स को हमने किससे स्टार्ट करा, इंडेक्स को हमने 0 से स्टार्ट करा और कंडीशन क्या लगाई कि जैसे इंडेक्स हमारे लेंथ ऑफ फ्रूट्स के इक्वल हो जाए, फ्रूट्स की लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट होगी दैट वुड बी 5 की इक्वल हो जाए, वैसे ही मुझे इसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसको हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। एंड जो भी मेरे फ्रूट्स का इंडेक्स पे वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी, दैट इज एप्पल। एप्पल को यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे। फिर हम वापस से अपने प्रिंट लिस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर फ्रूट्स को वापस से पास करेंगे एंड यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, ताकि एप्पल तो हम ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं, मुझे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे मैंगो पे भी जाना है। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स प्लस 1 कर दिया, वापस से ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर वापस से हमारे पास कंडीशन चेक होगी। नाउ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर हमने इसको डिफॉल्ट पैरामीटर फिक्स तो करा है, लेकिन अगर हमने एक आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी पास कर रखा है, दिस आर्ग्यूमेंट विल ओवरराइड द वैल्यू ऑफ द डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ऐसे करते करते हमारे पास जो पूरे का पूरा कॉल स्टैक है यहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा, पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes will be delivered to you on the Telegram channel and the link of the Telegram is given in the description box. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, please feel free to comment me down below and I'll take up your doubts. And don't forget to do the dry run of this particular question. See you in the next class. Thanks for watching.